Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो आज के सेशन के लिए रेडी हैं आप सभी? तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, आपके UGC NET JRF के पेपर वन की यूनिट वन दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ को डिस्कस करेंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम एक क्विज करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपके लिए प्रूफ होंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब आपका UGC NET JRF का एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। तो ऑफलाइन मोड में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो वहाँ से आपको PYQ से ही क्वेश्चंस देते हैं। तो मेक श्योर कि PYQ जितनी भी हैं आप उनको कर सकें, ठीक है। तो PYQ को हम डिस्कस करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं पर्टिकुलरली। ऑलरेडी हम इसके कुछ क्वेश्चंस को अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से उसको चेक कर लीजिएगा। तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो UGC NET JRF एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अपने प्रीवियस सेशन में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक का अपना प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चंस। So now let's begin with question number 9, and question number 9 says that the use of teaching aids is justified on the grounds of। आपसे बोला गया है कि जो टीचिंग एड्स होते हैं, टीचिंग एड्स क्या होते हैं? तो टीचिंग एड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज ऑडियो एड्स, second one is visual aids and third one is audio visual aids। तो ये 3 तरह के आपके टीचिंग एड्स होते हैं। ऑडियो एड्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ वॉइस के थ्रू आपको टीचिंग दी जाती है। इसमें आपका रिकॉर्डर वगैरह का यूज़ किया जाता है, ठीक है। विजुअल एड्स में आपको दिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आवाज़ नहीं होती, यहाँ सिर्फ ऑडियो होती है, वीडियो नहीं होती। यहाँ ओनली वीडियो होती है, वॉइस नहीं होती। आपको पिक्चर्स दिखाए जाते हैं, आपको चार्ट्स दिखाए जाते हैं, आपको मैप दिखाया जाता है। तो ये आपका विजुअल एड्स में आता है। जबकि जो ऑडियो विजुअल एड्स होता है, इसको हम कह सकते हैं कि आपको प्रोजेक्टर पे कुछ दिखाया जा रहा है, कि दिखाया भी जा रहा है, साथ साथ आपको कोई वीडियो दिखाई जा रही है जिसमें कि आपको पिक्चर्स भी दिख रही है, साथ साथ आपको उसकी ऑडियो भी दिखाई दे रही है। तो इस टाइप के आपके जो एड्स होते हैं, वहीं से आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि जो यूज़ होता है इन टीचिंग एड्स का, जो हमने अभी 3 एड डिस्कस किए, इनका जो इस्तेमाल होता है वो जस्टिफाई किया जाता है किस सतह पर। टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करने से स्टूडेंट्स के अटेंशन को क्लासरूम में अट्रैक्ट किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर आप लोग क्लास में अगर हम टीचिंग कर रहे हैं और हम सिर्फ क्लास में जाके एक लेक्चर डिलीवर करना स्टार्ट कर दें विदाउट ड्राइंग एनीथिंग, विदाउट राइटिंग एनीथिंग ऑन द बोर्ड, तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते। बट अगर हम सेम थिंग को डायग्रामेटिकल फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में, या फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के अगर हम बच्चे को स्टूडेंट्स को अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं, तो वो थोड़े से इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं उस लेक्चर में। तो यहाँ पर ये वाली बात भी थोड़ा ठीक है कि यस, स्टूडेंट की अटेंशन को तो अट्रैक्ट किया जाता है, पॉजिटिव लग रहा है। बट आगे और भी ऑप्शंस देख लेते हैं, हो सकता है इससे बेटर ऑप्शन हमें कुछ और मिल जाए। मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम इन द क्लासरूम, हाँ ठीक है, हम कह सकते हैं, बट ये कोई इतना बड़ा एज सच आपका ऑप्शन नहीं है कि आप सिर्फ डिसिप्लिन रहे क्लास में इसलिए आप टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं। नो। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग टास्क। देखिए तीनों ही ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 को अगर हम छोड़ दें तो आपका नेगेटिव है। बट अगर आप ध्यान से देखें तो टीचिंग एड्स के बारे में आपका ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बट हमसे बोला है जस्टिफाइड, हम किस स्टेटमेंट पे करेंगे? तो हम जस्टिफाइड करेंगे कि जो टीचिंग एड्स का यूज़ होता है वो किस लिए होता है, बेसिकली
कि हम क्या कर सकें, छात्रों में, स्टूडेंट्स में जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं उनको ऑप्टिमाइज कर सकें। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मतलब जो भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हो बच्चे को समझ में आए, जिस तरह से हम पढ़ाना चाह रहे हैं वो हम जो भी नॉलेज देना चाह रहे हैं वो नॉलेज वो एज इट इज गेन कर ले। ठीक है, हिंदी में देखेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न आधार पर उचित है। कक्ष में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, हाँ इसके लिए किया जाता है, बट ये कोई इतना बड़ा ग्राउंड मतलब रूट कॉज नहीं है इसका। हाँ, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। सिर्फ एक इनडिसिप्लिन के लिए हम कुछ इतना, पता है ना ये एड्स कितने महंगे होते हैं, तो ये इतना तो नहीं करेगा कोई। टीचर को खुद ही क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना आना चाहिए। छात्रों के सीखने के परिणामों को अनुकूलित करना, बिल्कुल यही इसका रूट कॉज है। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10th. Select the alternatives which consist of positive factors contributing of effectiveness of teaching. यानी कि यहाँ पर आपको कुछ alternatives दिए हुए हैं, मतलब कुछ factors दिए हुए हैं और इनमें कुछ positive factors भी हैं जो कि आपके teaching की effectiveness को दर्शाते हैं या उनमें अपना योगदान देते हैं। तो वो कौन से हैं वो हम यहाँ से पता लगाएंगे। सो द लिस्ट ऑफ फैक्टर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे पहला दिख रहा है कि टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। बिल्कुल, जब अगर आप बायो के टीचर हैं, आप बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं, आप मैथ्स के टीचर हैं, आप मैथ्स पढ़ाने जा रहे हैं, तो भैया आपको आपकी सब्जेक्ट में महारत हासिल होनी चाहिए कि बच्चा अगर आपसे कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, कहीं से भी उसका कोई भी डाउट होता है तो आप उसको क्लियर कर सको। ये बात अलग है कभी कभी हम नहीं उस टाइम पे पहुंच पाते हैं उस कंसेप्ट या कैसे उसको बताना नहीं कर पाते, बट फिर भी हमारे पास हम इतनी महारत होनी चाहिए कि हमसे कोई भी अगर कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन हमसे रेज कर रहा है तो हम उसका आंसर वहाँ पर कर सकें। आप जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ाने जा रहे हो, चाहे वो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, बायो हो गया, व्हाटएवर इट इज, आपको उसमें महारत होनी चाहिए, आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप स्टूडेंट्स तक अपनी नॉलेज को इम्पार्ट कर पाएंगे। तो बिल्कुल टीचर्स की नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट में। टीचर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये मुझे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता कि अगर आपको टीचर पढ़ाने आ रहा तो इट डजेंट मैटर कि वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, क्योंकि हमें उसके बैकग्राउंड से मतलब नहीं, हमें मतलब है कि उसके पास नॉलेज कितनी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट को वो हमें टीच करने आ रहा है ना। सो ऑप्शन नंबर बी हाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ये वाला, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर। यस, हमने अपने प्रीवियस मैं हमेशा जब भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाती हूँ एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ और हमने अपने प्रीवियस सेशन में भी बोला था कि जो टीचर होता है उसका जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो आप कह सकते हो एक तरह से रामबाण होता है, क्योंकि जितने अच्छे से वो टीचर कम्युनिकेट करता है स्टूडेंट्स के साथ में उतना अच्छा जो है वो स्टूडेंट पर इफेक्ट पड़ता है। स्टूडेंट को सुनना पसंद करते हैं, स्टूडेंट्स उसको सुनते हैं, समझते हैं, तो जो भी टीचर अपना डिलीवर कर रहा है इंफॉर्मेशन लेक्चर्स को वो उन तक पहुंचता है क्योंकि वो इंटरेस्टेड होते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल एक अच्छा सा इफेक्ट थ्रो करती है स्टूडेंट्स पर और एक अच्छा सा हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट क्रिएट करती है क्लासरूम का। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी सही है, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट, भैया हमें स्टूडेंट्स को खुश नहीं करना, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना, उनके घर जाके हमें दावत नहीं खानी कि भैया बच्चे को खुश कर देना है। अरे क्यों भैया, अगर बच्चा गलती कर रहा है तो डांटेंगे, हाँ मारना मना है बट डांटना मना नहीं है ना। तो बच्चे को खुश नहीं करना कि पता चले बच्चा होमवर्क भी करके नहीं आया, लेकिन भैया बच्चे की नज़रों में तो हमें अच्छा बनना है कि बच्चा हमें गिफ्ट ला के दे रहा है। बच्चा आज हमें अपने घर पे दावत के लिए बुलाएगा, तो आज हम बच्चे को अगर डांट देंगे, हो सकता है वो हमें दावत के लिए ना बुलाए, तो क्या हम बच्चे को डांटेंगे नहीं ना होमवर्क ना करने पे? बिल्कुल डांटेंगे। तो हमें स्टूडेंट को प्लीज़ नहीं करना, ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टीचर्स पर्सनल कांटेक्ट विद स्टूडेंट्स। भाई हमने बोला हमें स्टूडेंट के साथ में कोई रिलेशन नहीं बनाना, कोई रिश्तेदारी नहीं निभानी, तो हम उसके साथ कोई पर्सनल कांटेक्ट क्यों रखेंगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे। ये स्टेटमेंट भी गलत, ये भी गलत, बस यहाँ पे हमें ए और सी सही दिखाई दे रहा है, तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। एक और है, दैट इज टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजेक्शन। येस, इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव फैक्टर कि टीचर कॉम्पिटेंस होना चाहिए कि कैसे वो मैनेज करेगा, कैसे वो मॉनिटर करेगा क्लासरूम में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको। तो हमारे 3 ऑप्शन यहाँ पे सही दिखाई दिए हमें, ए, सी एंड एफ, और ये हमें देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 में। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेम क्वेश्चन हिंदी में। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शिक्षण की प्रभावशीलता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारक शामिल हों। तो यहाँ पर आपको कारकों की सूची दी है। तो विषय के बारे में शिक्षक का ज्ञान हमें बिल्कुल देखना है, विषय के बारे में शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए जो विषय वो पढ़ा रहा है। शिक्षक की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से हमें कोई मतलब नहीं, वो कैसे किस बैकग्राउंड से आगे बिलोंग कर रहा है, हमें सिर्फ उसकी नॉलेज देखनी है कि वो एक जो विषय पढ़ा रहा है उसमें उसका कितनी जानकारी है, उसका कितना ज्ञान है। शिक्षक का संचार कौशल कैसा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो बच्चा अच्छे से इम्प्रेस हो पाएगा, बच्चा समझ पाएगा। अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो स्टूडेंट तक कंसेप्ट नहीं पहुंच पाएगा। शिक्षक की छात्रों को खुश करने की क्षमता, तो भैया रिश्तेदारी नहीं निभानी, बार बार कह रही हूँ, तो हमें छात्रों को खुश नहीं करना है, ठीक है। और छात्रों के साथ कोई व्यक्तिगत संपर्क भी नहीं बनाना है, लेकिन हाँ कक्षा संचालन के प्रबंधन और निगरानी में शिक्षक की क्षमता देखी जाएगी। सो हमें यहाँ पर इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 दिखाई देता है, ए, सी एंड एफ। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट्स एक्सेप्टेबल प्रोपोजिशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप्स, चूज द करेक्ट कोड टू इंडिकेट योर आंसर। आपको देखिए यहाँ पर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एक्सेप्टेबल प्रोपोजिशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप के संबंध में। तो आपको एक करेक्ट कोड यहाँ पर चूज करना है जो कि आपके आंसर को इंडिकेट करेगा। तो देखिए पहला जो प्रपोजिशन है वो है कि व्हेन स्टूडेंट्स फेल इन अ टेस्ट इट इज़ द टीचर हु फेल्स। अगर बच्चा फेल होता है तो शिक्षक फेल होता है। बिल्कुल हम लोग यही कहते हैं कि बच्चा फेल क्यों हुआ, बच्चा क्यों नहीं समझ पाया, कहाँ कमी रह गई टीचर के टीचिंग में, कहाँ वो नहीं समझा पाया अपने कंसेप्ट को, क्यों बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाया। अगर टीचर ने अपना 100% दिया तो बच्चा अपना 80% क्यों नहीं दे पाया, अगर 80% बच्चे ने दिया तो 20% कहाँ लैक हुआ। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की ही है भैया, यही माना जाता है। तो इसलिए ये वाली बात ठीक है कि जब स्टूडेंट फेल होगा टेस्ट में, क्योंकि हम लोग देख के चल रहे हैं आपके NCF, NEF, NEP इन सब के अकॉर्डिंग हम करेक्ट आंसर चूज कर रहे हैं। तो ठीक है कि जब स्टूडेंट अगर किसी भी टेस्ट में फेल हो रहा है तो सिर्फ स्टूडेंट फेल नहीं हो रहा बल्कि वो टीचर भी फेल हो रहा है जिसने उसको पढ़ाया है। एवरी टीचिंग मस्ट एम एट इंश्योरिंग लर्निंग। हर शिक्षण का मकसद होना चाहिए, हर शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए कि उससे क्या हो, कुछ सीखा जाए, कुछ लर्निंग हो, सिर्फ मार्क्स पर फोकस ना हो। बिल्कुल एक गुड टीचिंग वही है जो कि बच्चे को पढ़ाया जा रहा है उसको बच्चा आत्मसात करे, उसको अपनी डेली लाइफ में यूज करे। ये नहीं कि सिर्फ उसको रट लिया, मार्क्स आ गए, दैट्स इनफ, अब उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उसको यूज करना नहीं आ रहा, तो दैट इज रॉन्ग। ओके, तो बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि टीचिंग जो हो वो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा सीखे और उसे अपनी लाइफ में यूज करे, अपनी लाइफ में उतारे। ठीक है, देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। क्या लर्निंग हो सकती है बिना यहाँ पढ़ाया जा सकता है बिना लर्निंग के? बिल्कुल पढ़ाया जा सकता है। टीचर तो पढ़ा रहा, बच्चा नहीं पढ़ रहा तो लर्निंग नहीं हो रही, लेकिन टीचिंग तो हो रही क्योंकि टीचर तो टीच कर रहा है। तो टीचिंग हो रही है, लर्निंग नहीं हो रही, हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग। अब बिना टीचिंग के कोई लर्निंग हो सकती है तो भैया ये नहीं हो सकता। चाहे आप फॉर्मली पढ़ रहे हो चाहे आप इनफॉर्मली हो रहे हो, टीचिंग होती है तभी लर्निंग होती है। अगर आपने ये सीखा कि हमें रोड पे नीचे देख के चलना है, सामने देख के चलना है, तो वो आपने तभी सीखा जब आपको एक बार ठोकर लगी थी। तो आपने फॉर्मली ना सही, इनफॉर्मली आपको शिक्षण मिला था कि भैया अगर सीधे देख के नहीं चलोगे, नीचे नहीं देखोगे तो ठोकर लगेगी, गिरोगे, चोट लगेगी। तो जब तक सिखाया नहीं जाएगा आप सीख नहीं सकते। ठीक है, तो टीचिंग के बिना तो लर्निंग नहीं हो सकती, लेकिन हाँ बिल्कुल सही है कि टीचिंग हो सकती है बिना लर्निंग के। ठीक है, एज अ टीचर टीचेस बट लर्न्स ऑल्सो। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं हमारी, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट गलत थी। लर्निंग नहीं होती बिना टीचिंग के, हर सब कुछ सीखता है इंसान थ्रू आउट लाइफ। जब से पैदा होता है और मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, चाहे फॉर्मली सीखे चाहे इनफॉर्मली सीखे, जब टीचिंग होती है तभी वो सीखता है। ठीक है, अ टीचर टीचेस बट लर्न्स ऑल्सो। अब टीचर पढ़ाता तो है लेकिन खुद भी सीखता है क्या? बिल्कुल सीखता है। अगर मैं आपको कोई
टॉपिक पढ़ा रही हूँ जो मुझे पहले नहीं आता था, लेकिन अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं पढ़ूंगी, या मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपसे कुछ नया जानूंगी। तो टीचर भी सीख रहा है, बच्चे को पढ़ा तो रहा है लेकिन टीचर भी सीख रहा है, ठीक है। रियल लर्निंग एम्प्लाइज रोट लर्निंग। रोट लर्निंग ये तो खुद ही आपको नेगेटिव है भैया, रट्टाफिकेशन नहीं करना, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो 2 स्टेटमेंट्स हमें गलत दिखाई दे रही हैं, 4 स्टेटमेंट सही दिखाई दे रही हैं। आइए देख लेंगे कहाँ कहाँ ये सही है। तो हमें फर्स्ट दिख गया, देखिए फर्स्ट कोड में फर्स्ट नहीं है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा भैया, हमें तो फर्स्ट वाला सही बताया था। फिर इधर भी फर्स्ट नहीं है, इसको भी काट दो। इन दोनों में से देखते हैं, फर्स्ट है हाँ, सेकंड है हाँ, थर्ड है हाँ है, फिफ्थ भी है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को, एक्सप्लेन मैंने प्रीवियस कर दिया इंग्लिश में। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथनों का सेट शिक्षण अधिगम निम्नलिखित में से कौन सा कथनों का सेट शिक्षण अधिगम संबंधों के संबंध में स्वीकार्य प्रस्तावों का प्रतिनिधित्व करता है? अपना उत्तर दर्शाने के लिए सही कोड चुनेंगे। तो जब छात्र किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो शिक्षक भी असफल होता है? हाँ होता है। प्रत्येक शिक्षण का लक्ष्य सीखना सुनिश्चित करना होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बिना सीखे भी शिक्षण होता है? होता है। शिक्षण के बिना सीखना संभव नहीं है? बिल्कुल संभव नहीं है। एक शिक्षक पढ़ाता भी है और सीखता भी है? हाँ पढ़ाता सीखता दोनों है। वास्तविक शिक्षा का अर्थ है रटना? बिल्कुल नहीं भैया, रटना नहीं, समझना है, अपने व्यवहार में उसको उतारना है, ठीक है। कभी भी आपसे कुछ भी पूछ ले, अब आप 2 1 2 2 4 पढ़ते हो, आपने अपने व्यवहार में उतार लिया, कोई कभी भी पूछ ले उसमें, उसके लिए आपको ये नहीं करना कि राइट नाउ आई डिडंट गेट इट, नो, आपको पता है 2 2 4 ही होगा, है ना। किसी भी कंडीशन में आपसे पूछ ले, सो रहे होगे तब भी पूछाएगा, तब भी आप कहोगे यस 2 2 4 3 ही कह दोगे, ठीक है। तो लर्निंग रटना नहीं है बल्कि उसको सीखना है। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज इन टर्म्स ऑफ, शिक्षण कितना प्रभावी है उसको आप कैसे जज कर सकते हो? कोर्स कवरेज से, कि आपने कोर्स कवर कर लिया टाइमली, बहुत जल्दी कर लिया, हाँ तो आप कहोगे कि भैया बहुत अच्छा पढ़ा रहा है टीचर, भैया कोर्स कंप्लीट करा दिया। ये कोर्स तो कंप्लीट कोई भी करा देगा, ज़रूरी थोड़ी है कि कोर्स कंप्लीट कराने में आप ही कह दो कि बहुत अच्छा पढ़ाया उसने। जरूर हो सकता है उन्होंने रीडिंग ना कराई हो सकता है उन्होंने एक्सप्लेन ना किया हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ब्लैक बोर्ड पे करा दिया, हो सकता है बच्चा एक क्वेश्चन का आंसर भी ना जानता हो, है ना। तो ये वाली बात तो गलत हो जाएगी। स्टूडेंट का इंटरेस्ट, स्टूडेंट इंटरेस्टेड होकर पढ़ रहे हैं तो हम कह देंगे कि शिक्षा जो टीचिंग है वो अच्छी है। क्यों कह देंगे? हो सकता है कि वो कहानियां सुना रहे हो, ठीक है, अब वो कहानी जो सुना रहे हो बच्चों को तो अच्छी लग रही है लेकिन वो चैप्टर से रिलेट नहीं कर रही, तो ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट एंड यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम, यस यूज ऑफ टीचिंग एड इन द क्लासरूम इज गुड, बट अगर हम दोनों ऑप्शंस को देखेंगे तो ज़्यादा सही हमें ये लग रहा है, क्योंकि लर्निंग आउटकम जो है स्टूडेंट जो सीख रहे हैं, LOS हमें देखना है, LOS जितना अच्छा है यानी उससे हमें पता चल जाएगा कि टीचिंग भी अच्छी है। मतलब मान लीजिए कोई टेस्ट हुआ, बच्चों के जब रिजल्ट देखे गए तो मान लीजिए 10 मार्क्स का टेस्ट था, मोस्टली स्टूडेंट्स ने 9 मार्क्स आए, कुछ के 8 भी आए, तो हम कह सकते हैं हाँ जो टीचर था उसने अच्छा पढ़ाया इसीलिए बच्चों का आउटकम जो रहा वो अच्छा रहा। शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किसके आधार पर किया जाना चाहिए? पाठ्यक्रम कवरेज के? नहीं भैया, विद्यार्थियों की रुचि ना, छात्रों के सीखने के परिणाम क्या रहे उसकी बेसिस पे। इन विच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव? आपको यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए और आपसे पूछा है कि कौन सा टीचिंग मेथड है ऐसा जिसमें जो सीखने वाला व्यक्ति है उसका पार्टिसिपेशन ऑप्टिमल माना जाएगा और प्रोएक्टिव माना जाएगा। आइए देखेंगे। डिस्कशन मेथड में, बस सेशन मेथड में, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन मेथड में एंड प्रोजेक्ट मेथड में। डिस्कशन मेथड में मैंने आपको पहले भी बताया, डिस्कशन मेथड में क्या होगा, ग्रुप्स बना दिए जाएंगे, भैया सोचिए वो डिस्कस कीजिए, किसी कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, एनिमल्स का टॉपिक दे दिया, आपस में बच्चे एनिमल्स के बारे में बातें कर रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे घर पे डॉग है, कोई कह रहा है मेरे घर पे कैट है, किसी ने पूछा अच्छा तुम्हारे घर पे डॉग है तो कैसा है, किस कलर का है, कि भैया जर्मन शेपर्ड है, ब्राउन एंड ब्लैक कलर का है, अच्छा मेरे यहाँ पर तो पमेलियन है, वो किस कलर का है, वाइट कलर का है, बहुत क्यूट है। तो डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। तो डिस्कशन मेथड में हम कह सकते हैं कि बच्चे एक्टिव रहेंगे और अच्छा है।
या फिर हम बस सेशन मेथड में कह सकते हैं। बस सेशन मेथड हम कह सकते हैं, जो आप कहते हैं ना कि ये आपका जब कोई भी क्विज हो रहा होता है तो कहते हैं ना बजर दबाइए और आंसर दीजिए, तो बस सेशन मेथड में नहीं हो सकता है। दूसरे वाले बच्चे को भी आ रहा हो लेकिन वो एक्टिवली बस नहीं दबा पाए, ये नहीं कह सकते कि वो एक्टिव है कि हाँ भाई जल्दी से क्वेश्चन पूछा गया हमें बस दबाना है, तो ये वाला एक्टिव हमें नहीं देखना। इसलिए ये दोनों ऑप्शन, तो यहाँ एक्टिव है बच्चा लेकिन हमें देख यहाँ भी एक्टिव है बच्चा, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन मेथड में भी एक्टिव है बच्चा, क्योंकि हम बच्चे को कोई टॉपिक दे कह रहे हैं, बच्चा इसके बारे में एज मच एज इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कीजिए, आप सोचिए अलग अलग एस्पेक्ट से, ठीक है, यहाँ पर भी एक्टिव है। लेकिन प्रोजेक्ट मेथड, अगर हम प्रोजेक्ट मेथड, ये सारे ही ऑप्शंस में देखिए कितने क्लोज आंसर क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको, सब में बच्चा एक्टिव है। जब डिस्कशन कर रहा है तब भी एक्टिव है, बस सेशन मेथड अगर हो रहा है तो भी एक्टिव है कि भैया बजर दबाना है, पहले आंसर करना है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड में जब एक्टिव होगा, जब पूरा तरह से अपना सक्रिय होगा तभी सोच पाएगा किसी भी टॉपिक पे। लेकिन जो ये प्रोजेक्ट मेथड है इसमें ज़्यादा एक्टिव होता है क्योंकि इसमें करके सीख रहा है, ठीक है। अगर आपने उसको कोई भी एक्सपेरिमेंट दिया है तो वो पहले कर रहा है और करके सीख रहा है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि हम लोग किस पर वेटेज देते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटी। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किस शिक्षा पद्धति में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम और सक्रिय बनाया जाता है? तो बनाया जाता है प्रोजेक्ट विधि में। One of the most powerful factors affecting teaching effectiveness is related to the। अब इनमें से कौन सा एक ऐसा पावरफुल फैक्टर है जो कि टीचिंग की इफेक्टिवनेस को अफेक्ट कर रहा है? सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री, हमारे देश का सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक स्टेटस सोसाइटी का, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, या फिर एजुकेशनल सिस्टम। तो भैया जब टीचिंग की बात आ रही है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा समाज में क्या हो रहा है, ठीक है, हमें समाज के नियम कानून से कोई मतलब नहीं है व्हेन इट कम्स टू टीचिंग स्किल्स। आर्थिक स्टेटस क्या है सोसाइटी का, उससे ही फर्क नहीं पड़ रहा, रिक्शा वाले के बच्चे भी IAS बन रहे हैं। प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम से भी कुछ नहीं है, बल्कि कहाँ है, तो ये आपका एजुकेशनल सिस्टम है। ये जितना बेहतर होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली कारक कौन सा है? तो भैया एजुकेशनल शैक्षणिक व्यवस्था है। ये अच्छी होगी तो रिजल्ट अच्छा आएगा, ये बुरी होगी तो रिजल्ट बुरा ही आना है। क्वेश्चन नंबर 15 असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है कि फॉर्मेटिव इवोल्यूशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। ये जो FA है इससे बच्चे का जो सीखने का स्तर है वो बढ़ता है, या फिर एज अगेंस्ट समेटिव इवोल्यूशन के अगेंस्ट फॉर्मेटिव इवोल्यूशन ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा हम विश्वसनीय है कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो पहली बात तो ठीक है, हाँ फॉर्मेटिव जो FA होते हैं बिल्कुल आपकी लर्निंग की क्षमता को बढ़ाया जाता है इससे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि समेटिव इवोल्यूशन के अगेंस्ट फॉर्मेटिव ज़्यादा रिलायबल, नहीं समेटिव भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो रीज़न R गलत है, लेकिन असर्शन A सही है। और ये हमें किस स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है? A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3। नाउ मूव टूवर्ड्स हिंदी में देखेंगे। दावा किया जाता है कि रचनात्मक मूल्यांकन सीखने की गति को तेज करता है, बिल्कुल तेज करता है, लेकिन कारण में बोला कि योगात्मक मूल्यांकन के विपरीत रचनात्मक मूल्यांकन अत्यधिक विश्वसनीय है, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही है कि A तो सच है लेकिन R गलत है। Which one of the following set of statement best represents the nature and objective of teaching and learning? इनमें से कौन सा सेट है स्टेटमेंट का जो बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करता है नेचर और ऑब्जेक्टिव टीचिंग के और लर्निंग के? तो टीचिंग इज़ लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज़ लाइक बाइंग। टीचिंग कुछ ऐसा बेचने जैसा है और लर्निंग कुछ ऐसे खरीदने जैसा है। क्या भैया मोल दुकान थोड़ी ना बेच रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। तो ये बेचना और खरीदना तो वर्ड ही गलत है, क्योंकि ना तो हमने क्या बोला, हमें नॉलेज जो है वो इम्पार्ट करनी है, बेचनी नहीं है कि हाँ भैया 10 रुपये में हमसे पढ़ो, 100 रुपये में हमसे पढ़ो। व्यापार नहीं करना हमें शिक्षा का, हमें शिक्षा दूसरों तक पहुँचानी है। तो सेलिंग और बाइंग ये दोनों ही गलत है। टीचिंग इज़ अ सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज़ अ पर्सनल एक्ट। बिल्कुल, अगर
टीचर पढ़ा रहा है तो वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा, वो पूरी सोसाइटी को पढ़ा रहा है। तो सोशल एक्टर की क्लास में 33 स्टूडेंट 34 स्टूडेंट्स होते हैं, सब सीख रहे हैं, सब अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो पूरी सोसाइटी शिक्षित हो रही है। तो टीचर पढ़ा रहा है तो सोशल एक्ट है, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो ये पर्सनल एक्ट है, क्योंकि आप अपने लिए पढ़ रहे हो। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका भाई नहीं पढ़ रहा, आप पढ़ रहे हो, आपकी बहन नहीं पढ़ रही, आप खुद के लिए पढ़ रहे हो। आपकी डिग्री से आपको जॉब मिलेगी, आपके भाई बहन को जॉब नहीं मिलेगी। तो पढ़ाना तो सोशल एक्ट है, लेकिन पढ़ना पर्सनल एक्ट है। टीचिंग, ये वाली स्टेटमेंट सही है। टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग वेयर एज लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग। बिल्कुल, टीचिंग तो लर्निंग पर डिपेंड है, लेकिन लर्निंग टीचिंग पर निर्भर नहीं है। टीचिंग इज अ काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज बाय लर्निंग इज लाइक रिसीविंग इट। फिर से वही बेचने खरीदने से चाह दोगे कि डिलीवर करना, कुछ रिसीव करना, नो। टीचिंग इज एन इंट्रैक्शन, टीचिंग एक इंट्रैक्शन है, बिल्कुल इंट्रैक्शन है। ट्राइएडिक है नेचर में, हाँ ट्राइएडिक है। वेयर इज लर्निंग इज एन एक्टिव एंगेजमेंट इन अ सब्जेक्ट डोमेन। बिल्कुल, जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है लर्निंग में, तो ये वाली बात भी ठीक है कि टीचिंग में आपका इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट और टीचर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और ये ट्राइएडिक है। ट्राइएडिक कैसे है कि देखिए, लर्नर भी है, ऐसे मान लीजिए टीचर है, लर्नर है, इसको हम टीचिंग या लर्निंग भी बोल देंगे। और नीचे आपका क्या है, तो नीचे आपका सिलेबस है, करिकुलम है, ठीक है। तो ये ट्राइएडिक है, तीन चीज़ें हैं, तीन स्तंभों पर हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो टिकी हुई है। सो ऑप्शन नंबर ई भी सही हो जाएगा। और ये हमें इसका करेक्ट कोड देख रहा है BCE एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथनों का सेट शिक्षण और सीखने की प्रकृति और उद्देश्य का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? पढ़ाना बेचने जैसा है, सीखना खरीदने जैसा है, सुनने में ही इतना गंदा लग रहा है, नहीं। शिक्षण एक सामाजिक कार्य है, बिल्कुल, जबकि सीखना एक व्यक्तिगत कार्य है। शिक्षण का तात्पर्य सीखना है, जबकि सीखने का तात्पर्य शिक्षण नहीं है, बिल्कुल। शिक्षण एक प्रकार से ज्ञान का वितरण है, जबकि सीखना उसे प्राप्त करना है, नहीं सीखा। हम कोई बात थोड़ी ना लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, है ना। शिक्षण एक अंतःक्रिया है, हाँ, प्रकृति में त्रैमासिक है, बिल्कुल। और जबकि सीखना एक विषय क्षेत्र में एक सक्रिय जुड़ाव है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, B, C and E. Move towards the next question. This is from the list given below, identify the learner. From the list given below, identify the learner characteristic which would facilitate teaching learning system to become effective. Choose the correct code to indicate your answer. देखिए, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं जो कि लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपको उन कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है जो कि टीचिंग लर्निंग सिस्टम को फैसिलिटेट करती है, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। तो देखिए, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग, लर्नर, बिल्कुल बच्चे के पास अपना पूर्व ज्ञान होना चाहिए। ये हमने कल के एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जिस टाइप का ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंज थे ऑप्शंस। लर्नर्स फैमिली लिनेज, भैया उसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं देखना। एप्टीट्यूड लर्नर का, तो बिल्कुल उसका एप्टीट्यूड हमें देखना है, ठीक है। लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल लर्नर्स की डेवलपमेंट की स्टेज देखने की, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं, तो ये वाली बात ठीक हो जाएगी। लर्नर्स फूड हैबिट्स एंड हॉबीज, कैसे, क्या उसकी फूड हैबिट्स है, क्या उसकी हॉबीज है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लर्नर्स रिलीजियस एफिलिएशन, नहीं भैया, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता, वो हमारे लिए तो बस एक बच्चा है, हम उसको रिलीजन की फॉर्म में नहीं, उसको हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों गलत हैं, डी वाला ठीक है। और हमने ऊपर देखे थे A and C, तो A, C and D and it is here in option number A. So option number first is the correct answer for this question. सेम क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे। नीचे दी गई सूची में शिक्षार्थियों की उन विशेषताओं की पहचान करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायता करेंगी। तो शिक्षार्थी का पूर्व अनुभव, शिक्षार्थी का पारिवारिक वंश,
शिक्षार्थी की योग्यता, या शिक्षार्थी के विकास का चरण, या फिर शिक्षार्थी की भोजन की आदतें और शौक, शिक्षार्थी की धार्मिक संबद्धता। तो भैया शिक्षार्थी का पूर्व अनुभव हमें देखना है, शिक्षार्थी का पारिवारिक वंश हमें नहीं देखना, किसी भी वंश से बिलोंग करता हो उसके विकास के चरण पे हमें ध्यान देना है, लेकिन हमें उसकी भोजन की आदतें नहीं देखनी, हमें उसका धार्मिक संबद्धता नहीं देखना। तो हमारा करेक्ट आंसर ए, सी एंड डी है, और ये आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही हमारी वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और जो भी एस्पिरेंट्स नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनका एक यूनिट जो हो प्रिपेयर हो सके। और हो सकता है कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन आपको इसी यहीं से एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो लेट्स होप फॉर दी बेस्ट, है ना। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।